कल तक हमने D8 तक जी देखा था, सर। राइट? जी सर। जी सर। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे D9 से। D9 सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने भी डिविजनल चार्ट अब तक हमने देखे हैं, D2 से लेके D8 तक, ऑब्वियसली सारे चार्ट्स अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन D9 का एक अपना अलग क्रक्स है। D9 एक अपना अलग इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कैसे इम्पोर्टेंट है बाकी चार्ट के कंपैरिजन में, वो समझ लीजिए। हमने क्या देखा था कि कुंडली का जो D1 है, जिसे हम क्या कहते हैं समृद्ध? हम इसे एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, हम इसे कुंडली कहते हैं, मतलब लग्न कुंडली कहते हैं, राइट? और हम इसे D1 भी कहते हैं। तो ये जो D1 क्या होता है ना, कि इसके अंदर आपके लाइफ से रिलेटेड हर उस इवेंट के बारे में चीजें लिखी होती है। मतलब किसी भी एरिया को आप कंसिडर करो, अगर कोई कहेगा करियर की बात, तो करियर भी आपको D1 से देखा जा सकता है। मैरिज की बात आप यहाँ से देख सकते हो। देन आप अपनी डेथ भी देख सकते हो, अपनी हेल्थ के बारे में देख सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में देख सकते हो, राइट? अपनी सोशल रिस्पेक्ट या सोशल जो भी आपकी इमेज रहेगी, उसके बारे में देख सकते हो। बताने का मतलब ये है कि लाइफ में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसे D1 अपने आप में प्रेजेंट ना करता हो। ओके, इतना हमने समझा था। अब इसके अलावा जब हमने D1 डिविजनल चार्ट्स को अंडरस्टैंड किया, तो डिविजनल चार्ट्स क्या शो करते हैं समृद्ध? किसी एक स्पेसिफिक एरिया का माइक्रोस्कोपिक व्यू। जैसे हम D2 की बात करें, तो D2 आपको क्या बताता है? अबाउट योर मनी, अबाउट योर वेल्थ। D3 की बात करें तो D3 क्या बताता है? अबाउट योर करेज एंड अबाउट योर सिबलिंग। उस एरिया को वो डिफाइन करता है इन अ माइक्रोस्कोपिक वे। उसी तरीके से D4 प्रॉपर्टी को दिखाता है, D5 जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज को इंडिकेट करता है, D6 किसी चीज को इंडिकेट करता है, D7 किसी चीज को इंडिकेट करता है। ये एग्जैक्टली क्या इंडिकेट करते हैं, ये प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है। टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो यार, जो भी है। विजिबल स्क्रीन प्रॉपर? यस क्योंकि सर। फिर किसी को जब मैं रिज्वाइन करता हूँ ना, तो ये जो स्क्रीन है थोड़ी सी जा सकती है, दैट इज द रीजन पूछ रहा हूँ। तो बताने का मतलब है कि D1 की अगर हम बात करें, तो D1 लाइफ के सारे एरिया के बारे में बताता है। डिविजनल चार्ट जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया को जूम करके बताता है। इतना क्लियर है? अब जी सर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है D9। वाई D9 इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जैसे मान के चलिए, हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल करियर की बात कर लो। अगर हम कहें कि भाई हमारा करियर कैसा चलेगा, तो वो आपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा कि जैसा भाग्य में होगा वैसा चलेगा। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, क्या? भाग्य। हर एरिया में आपको भाग्य की जरूरत पड़ती है। इट इज लाइक अ सॉल्ट, जो हर सब्जी में आपने डालना है, हर फूड में आपने डालना है। जैसे करियर की बात होगी, यहाँ पे भाग्य आ गया। लाइफ के जो मेजर इवेंट है लाइक मैरिज हो गया, वहां पे भी भाग्य आएगा। समझ रहे? जैसे आपकी हेल्थ है, उससे रिलेटेड भी चीजें भाग्य में आएगी, राइट? आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नसीब में होगी तो मिलेगी, आगे आगे नसीब। बताने का मतलब ऐसा है कि D9 चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो आपके हर एरिया के भाग्य को डिकोड करने की ताकत रखता है। लाइक D1, जैसे D1 हमें सारी चीजों के बारे में बताता है, कम ज्यादा लेवल पे। और उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जब हम डिविजनल चार्ट को देखते हैं, तब हमें और डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। वैसे ही D1 में जो एक हाउस होता है जिसे आप भाग्य कहते हो, जिसे आप लक कहते हो, उन भाग्य और लक से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। कहाँ पे? विद द हेल्प ऑफ D9। ये समझ में आ गया? इसीलिए D9 चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर D1। ओके, जी सर। नाउ डिविजनल चार्ट में D9 जो है उसका क्या एग्जैक्टली रोल है, वो क्या इंडिकेट करता है? ओके, जैसे D9 की अगर हम बात करें, तो ये नवमांश के नाम से फेमस है। इसे नवमांश भी कहा जाता है। नवमांश क्यों कहा जाता है समृद्ध? क्योंकि नाइन्थ हाउस का ये पोर्शन है, राइट प्रोक्षित? इसीलिए नाइन्थ हाउस से यस सर। रिलेटेड होने की वजह से इसे नवमांश भी कहा जाता है। देन, एक मिनट।
अभी आवाज नहीं आएगी आपको। ओके, सो D9 जो है वो कहीं ना कहीं आपको लक फैक्टर जो है, भाग्य जो है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है। नाउ लक इन विच एरिया प्रोक्षित? इन एवरी एरिया, राइट। हर एरिया में जहां जहां आपको लक की जरूरत है उस फैक्टर को इंडिकेट करता है आपका D9 चार्ट। नाउ D9 चार्ट क्या है? D9 चार्ट हमारा धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? नैतिकता, एथिक्स। धर्म को आपको एक वर्ड से याद याद अगर करना है तो एक वर्ड यूज कीजिए, एथिक्स, नैतिकता। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नैतिकता। अगर आप एक बच्चे हो और आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप धर्म से चल रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो और अपनी स्टडी प्रॉपरली कर रहे हो, आप धर्म से चल रहे हो। आप हस्बैंड वाइफ हो और अपने स्पाउस के साथ में एथिकल वे में चल रहे हो, उसको चीट नहीं कर रहे हो, आप धर्म से चल रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, कहीं से सैलरी ले रहे हो और जितनी सैलरी ले रहे हो उतने एवज में आप उसका काम दे रहे हो, करके करके दे रहे हो, आप फुकट की सैलरी नहीं ले रहे हो, मतलब आप धर्म से चल रहे हो, मतलब आपके एथिक्स से आप चल रहे हो, जो कि प्रॉपर एथिक्स होते हैं। ऐसे नहीं कि एथिक्स मैंने बना लिया और उस हिसाब से चल रहा हूँ। ऐसे कुछ होशियार लोग आपको मिलेंगे कि मेरी नजरों में ये सारी चीजें सही है, इसीलिए मैं ये करने जा रहा हूँ। भाई आप कोई कोई नहीं होते, आपकी नजर गई तेल लेने, आप कोई मैटर नहीं करते। जो चीजें 10 लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, या अच्छी है या बुरी है, उसके बेसिस पे ही चीजों का कैटेगराइजेशन होता है। आजकल आपने ये बहुत सुना होगा कि मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं तो ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी। तो भैया आप अनइथिकल वे में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपना 9th हाउस जो है वो खराब कर रहे हो। ओके, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम हर एक का फुटबॉल बनते रहे, कोई आपको कुछ भी बोले और उसी हिसाब से चलते रहो। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब सिंपल वे में ये होता है कि आपका जो जिस एज में आप हो, उस एज के हिसाब से जो आपका कर्तव्य है, आप उसको ऑनेस्टली कंप्लीट करो, डिलीवर करो। दैट इज द एथिक्स, दैट इज द एथिकल बिहेवियर दैट यू हैव टू फॉलो। तो D9 जो है वो आपके एथिकल बिहेवियर को, आपके धर्म को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर वो कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे जो धर्म परिवर्तन करते हैं, जिसे मैं धर्म बिल्कुल नहीं कहता, बिकॉज वो रिलीजन हो, मतलब जिस तरीके से पंथ होता है ना, कोई क्या करता है कि मुस्लिम पंथ से हिंदू पंथ में आ जाता है, हिंदू पंथ से क्रिश्चियन पंथ में चला जाता है, ऐसे होता है ना। ये जो चीज आपने देखी है, ये धर्मा की स्ट्रेंथ को होल्ड करने की, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो एबिलिटी है उसे दिखाता है। धर्म केवल एक ही है, सनातन। बाकी जो है वो क्या है? पंथ। ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो एथिक है, एथिकल वैल्यूज है, उस एथिक्स के साथ में चलने की जो व्यक्ति का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को कौन इंडिकेट करता है? कुंडली का D9 चार्ट। अच्छा, ये मैरिज को यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया है, कोई बताएगा? सर उसमें भी लक की जरूरत पड़ती है। नहीं, लक की जरूरत तो नीतीश जी हर जगह पे पड़ती है। आप अभी क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप अभी एस्ट्रोलॉजी का क्लास ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, ये भी आप ऐसे ही नहीं सीख रहे हो, यहाँ पे भी आपका लक इन्वॉल्व है। लक फैक्टर एवरीवेयर इन्वॉल्व, एवरीवेयर इन्वॉल्व होता है। मैरिज की चीज को ही क्यों फिर हमने स्पेसिफिक किया है? क्योंकि मैंने अभी क्या कहा आपको कि लक फैक्टर जो होता है वो हर जगह पे अपना काम करता है। तो फिर अगर ऐसी चीज है तो आप स्पेसिफिकली मैरिज की ही क्यों बात कर रहे हो? आप करियर की क्यों नहीं बोल रहे हो? आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। आप हेल्थ की बात क्यों नहीं कर रहे हो यहाँ पे? हेल्थ में भी तो लक लगता है ना। जी सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। स्पेसिफिकली मैरिज की ही बात क्यों हो रही है? अपना दिमाग लगाओ, 2 मिनट सोचो और मुझे बताओ। मैरिज के बाद में होने वाला भाग्य थे। ओके। सर मैरिज और से मतलब दो लोग से मिलान के मतलब कुंडली एक्सचेंज होता है, मतलब जो भी। अब नियर बाय हो, बहुत नजदीक हो। तो समृद्ध आप बहुत नजदीक हो, थोड़ा और सोचो। सर अगर वाइफ के भाग्य में अ, मतलब वाइफ का भाग्य ज्यादा है, वो हमारे ऊपर भी आ सकता है वैसा। वाइफ का भाग्य ज्यादा है तो? सर इट विल रिफ्लेक्ट ऑन अस टू। ओके, अनीता जी, जयश्री जी।
सर मुझे लगता है कि ये नवमांश चार्ट से ऐसे पता होता है कि मतलब भाग्य में कैसी स्पाउस होगा ये पता चलता है। नहीं, ये तो नवमांश कुंडली से तो सब कुछ पता चलता है जी। मैंने आपको क्या पूछा, माय क्वेश्चन इज कि नवमांश में यहाँ पे टाइटल में हेडिंग में अगर आपको दिख रहा है तो मैंने दो चीजें लिखी है। कौन सी? एक लिखा है धर्म का स्ट्रेंथ और एक लिखा है मैरिज। ये दो ही चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है D9 में? धर्म का तो खैर मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज धर्म और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया। माय क्वेश्चन इज दैट कि मैरिज जैसी चीज को ही क्यों रखा? बाकी भी तो रख सकते थे ना, क्योंकि भाग्य का जो जरूरत है, D9 की जो जरूरत है, वो तो एवरीवेयर है, लाइफ के हर एरिया में है। आप समझ रहे हो मेरा सवाल जी सर। अनीता जी? ओके, देखिए मैंने आपको है ना स्टार्टिंग में बताया, काफी टाइम बताया। मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब भी किसी का बर्थ होता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी क्या अवस्था होती है? वो ताता पापा करते रहता है। उसको ना कॉन्शियसनेस होता है, ना वो बोल पाता है ढंग से, ना उसको भूख लगी तो वो बोल भी नहीं पाता कि मुझे भूख लगी है। खुद से होके खाना खाना तो एक अलग ही बात है। उसको सिर्फ एक ही वे ऑफ एक्सप्रेशन है। कौन सा वे ऑफ एक्सप्रेशन है? रोना। उसको भूख लगी वो रो लेगा, उसको प्यास लगी वो रो देगा, उसको दर्द हुआ वो रो देगा, उसको गर्मी हुई वो रो देगा, उसको कुछ भी हो गया वो रो ही देगा। मतलब उसके सारे इमोशंस जो एक्सप्रेस हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज से इंडिकेट हो रहे हैं। किससे? रोने से। मेरी बात को अच्छे से समझिए प्लीज। अब ये कब की बात है? जब वो बच्चा होता है। कब तक बच्चा होता है? 0 से 3 साल तक पकड़ लो, जब तक वो थोड़ा बहुत बोलना नहीं सीख जाता। ये एक अवस्था हो गई। कंसिडर दिस अवस्था एज ए। 3 साल से लेके 5 साल की अवस्था में वो ताता पापा कुछ तो भी तोतला तोतला के बोलता है। ये एक हो गई बी अवस्था। 5 साल से 10 साल के बीच में वो अच्छे से बोलता है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत कच्ची होती है। बताने का मतलब, जैसे जैसी एज बढ़ते चली जाती है समय के साथ में, वैसे वैसे इंसान के शरीर की अवस्था बदलते चली जाती है। राइट? और एक अवस्था उसके जीवन में ऐसी आती है कि जब वो अपने माता पिता, क्योंकि बच्चा जब इस एज में रहता है तो वो किस पे डिपेंड रहता है? अपने पेरेंट्स पे, अपने माता पिता पे। जब वो एक स्पेसिफिक एज के बाद में अपने माता पिता से अपनी डिपेंडेंसी हटा के इंडिपेंडेंटली अपना जीवन जीने लगता है। और ये कब होता है? मैरिज के बाद में। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मैरिज के बाद में माता पिता बोलते बेटा तुम अलग रह लो, अपनी अपनी घर गृहस्थी सब चलाओ, हमारा जितना हो कर्तव्य था हमने कर दिया, आपको छोटे से बड़ा किया, आपको फीड किया, आपको बहुत सारी वो सारी चीजें दे दी जो आपको लगती थी, एजुकेशन दे दिया, आपका करियर स्टेबल करके दिया। नाउ आप अपनी आगे की जीवन जियो। करेक्ट है? ये ऐसा होता है या नहीं? जी सर। बताने का जी सर। मतलब, किसी भी इंसान का जन्म एक बार होता है माता के गर्भ से, और दूसरी बार नॉट लाइक ए जन्म, लेकिन उसके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, वो इंडिपेंडेंट बनता है। ये बात अलग है कि कुछ नहीं बन पाते, वो शादी के बाद में भी डिपेंडेंट रहते हैं माता के ऊपर पिता के ऊपर, तो उनका चार्ट भी वैसे रिफ्लेक्ट करता है। बट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ चीजें हर जगह पे हर कोने में धरती के आपको क्या दिखेगा कि जन्म से लेके शादी तक माता पिता के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, और शादी के बाद में अगली जो पूरी उसकी मतलब लाइफ का जो स्पैन है उसमें किसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है? स्पाउस के ऊपर। पति है तो पत्नी के ऊपर, पत्नी है तो पति के ऊपर, बाद में बच्चे होंगे, वो फैमिली ग्रो होती चली जाएगी। बताने का मतलब कि व्यक्ति का जन्म जब एक बार होता है और दूसरी बार जब वो इंडिपेंडेंट होता है, तब उसके लाइफ का सेकंड पार्ट ओपन होता है। उसके लाइफ का एक ऐसा पिक्चर क्लियर होता है, एक ऐसा भाग क्लियर होता है जो उसको उसके प्योर नसीब के साथ में उसको चलाता है, जो भी उसका कर्म है। अब यहाँ पे जब बच्चा था तब माता पिता सपोर्ट के लिए थे। अगर मान के चलो 3 साल के किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, पूरा घर उसके सराउंडिंग में रहता है, रहता है या नहीं? जी सर। जी सर। लेकिन वही अगर मान के चलो आज आपकी उम्र है 30 साल, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, होगी नहीं होगी अलग बात है, और आपको अगर खांसी हो गई, सर्दी हो गई, घर वाले क्या कहेंगे? थोड़ा सा टेक केयर कर लो, जाके डॉक्टर को दिखा के आओ। लेकिन वही अगर आप 3 साल के हो, आप अपने काम धंधे छोड़ के इस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाओगे, इसका सारा खाना पीना सब कुछ टेक केयर करोगे बाय डिफॉल्ट।
बताने का मतलब ये है कि जैसे जैसे शरीर की अवस्था चेंज होती है उस हिसाब से व्यक्ति की जिम्मेदारियां चेंज होती है, और व्यक्ति के जीवन में दो लाइफ फेजेस होते हैं, एक है जन्म मतलब जो बर्थ है, और दूसरा है वो इवेंट दैट इज मैरिज। ओके, तो मैरिज के बाद में व्यक्ति जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तो ही इज द हेड और शी इज द हेड ऑफ फैमिली। ही और शी हैज टू एक्ट लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि उनके अभी अपने बच्चे होंगे, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करनी है जो उनके माता पिता ने उनके लिए कभी की थी। समझ रहे हो, ये न्यू चैप्टर ओपन होता है। दैट इज द रीजन इस नए चैप्टर को हमें देखना होता है। D9। ओके, ये समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे मैरिज की ही बात क्यों लिखी है, क्या ये जी इंडिकेट सर। कर रहा है? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को होप डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्पाउस का नेचर बताता है। क्यों स्पाउस का नेचर बताता है? क्योंकि ऑब्वियसली शादी के बाद में आपका जीवन कैसा रहेगा, जो सेकंड हाफ आपका होने वाला है वो कैसा रहेगा। बचपन में तो आपने माता पिता से बहुत मस्त आपको सुख मिल गया, जो कि हर बच्चे को मिलता है मैक्सिमम। कुछ पेरेंटिंग में नहीं हो पाते अच्छे, कुछ कुछ बच्चों का बचपन थोड़ा टॉक्सिक चला जाता है, प्रेशर में चला जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कमाने की या किसी को फीड करने की जिम्मेदारी नहीं होती। कुछ बच्चों को मिल जाती है, वो उनका कर्मा होता है, उस हिसाब से उनको मिलती है, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं होता। लेकिन स्पाउस के बाद में आपका स्पाउस का नेचर कैसा होगा, मतलब आपका आगे का जीवन कैसा होगा, ये कहाँ से दिखेगा? D9 से। आपके शादी के बाद में आपका फॉर्चून कैसा होगा। यहाँ पे शादी से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, मेरी बात समझिए। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो शादी होती है उससे लेना देना नहीं। हस्बैंड वाइफ एट एज अ टुगेदर जब वो अपने घर गृहस्थी को चलाएंगे, समझ रहे, उस टाइम पे D9 कैसे फंक्शन करता है, या उस टाइम पे आपको D9 बताएगा कि कौन से प्लेनेट किस तरीके से फंक्शन करेंगे। सोल पर्पस यहाँ पे दिखता है आपका, ट्रू प्लेनेट का स्ट्रेंथ दिखता है। ट्रू प्लेनेट का स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, एनीवन? ओके, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये D1 है, दिस इज अ D1 चार्ट एंड दिस इज अ D9 चार्ट। अब यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली बनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ओके, एंड इस कुंडली में सातवें घर में गुरु बैठा हुआ है, पहले घर में मंगल बैठा हुआ है, दोनों प्लेनेट नीच के हैं। लेकिन D9 में गुरु जो है वो उच्च का बन गया, और मंगल जो है वो भी उच्च का बन गया। देखो, मतलब इसका यह है कि जीवन के शुरुआती दौर में इस व्यक्ति को मंगल से रिलेटेड मतलब इमोशन से रिलेटेड स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट जैसे जैसे वो जिसका जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा, ये उतनी क्वालिटी अक्वायर कर लेगा जो स्ट्रांग मंगल के जैसा है। जीवन के शुरुआती दौर में इसका जो जुपिटर है वो डेबिलेटेड के जैसे काम करेगा, बट इसको जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस मिलते चले जाएंगे, वो इतना खुद को इम्प्रूव करता चला जाएगा कि जीवन के अंत समय तक ये उसकी अर्निंग होगी। ये कहाँ पे किसने शो किया, ये रियल क्वालिटी ऑफ रियल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट किसने शो किया? डिविजनल चार्ट ने, D9 चार्ट ने। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल है, मतलब एक और उदाहरण लेता हूं मैं जिससे आपको और क्लियर होगा। मान के चलिए D1 चार्ट में कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, जैसे तुला राशि का शनि बैठा हुआ है, लेकिन ये D1 है। लेकिन D9 में शनि जो है वो सातवें घर में ही नीच का बन गया। मतलब जीवन की शुरुआत तो बहुत बढ़िया रहेगी, सातवें घर से रिलेटेड मैरिड लाइफ जब होगी, मैरिज जब होगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन D9 क्या बोल रहा है कि इस प्लेनेट का क्या भाग्य है, इस प्लेनेट का भाग्य बता रहा है ये अभी। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? जी, आगे चल के दिक्कत वाली बात बता रहे मेरा कहने का मतलब है कि D1 में जो भी प्लेनेट आपको दिख रहा है, जैसे मेष लग्न का प्लेनेट है, मतलब मेष लग्न की कुंडली है, और मेष लग्न की कुंडली में कोई भी एक पूरा फुल फ्लेश में कुंडली लेता हूँ यहाँ पे,
जैसे राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है, शनि यहाँ बैठा हुआ है, एंड सूर्य यहाँ पे है, शुक्र यहाँ पे है, बुध यहाँ पे ही बैठा हुआ है अपने घर में। हो गए 3 3 6 7 8 9 हो गए ना? कोई एक छूटा है प्लेनेट? सर सूर्य, बुध, गुरु गुरु सर। छूटा है। गुरु 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 अष्टम में बैठा है। चलो ले लो, ये हो गई फुल फ्लेज कुंडली। अब यहाँ पे मंगल अच्छी का अवस्था में है, राइट, लेकिन D9 चार्ट में मंगल मान के चलो नीच का चला गया। अब इस मंगल का भाग्य क्या है कि शुरुआती दिनों में तो इसके पास में अच्छी खासी वेल्थ रहेगी, मतलब एक तरीके से एक अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो पर्सनैलिटी को होल्ड नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसके कर्म ऐसे बनते चले जाएंगे कि वो नीच के मंगल की तरह इमोशनल हो जाएगा। शुरुआत में स्ट्रांग रहेगा, बाद में इमोशनल होगा। ये मंगल का भाग्य है। जो D1 चार्ट में आपको प्लेनेट दिख रहा है ना मंगल, अच्छी या बुरी अवस्था में, इसका क्या भाग्य है? ये कहाँ से दिखा हमें? D9 से। सेम अलॉन्ग विद शुक्र। शुक्र अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, कहाँ पे? D1 में, लग्न में, लेकिन भाग्य में कहाँ पे गया वो? मेष राशि में चला गया, एवरेज। अब ये शुक्र का ये भाग्य हो गया। मतलब D1 चार्ट में जो भी है प्लेसमेंट, उसका कुंडली का भाग्य कैसा होगा, उस प्लैनेट का भाग्य कैसे होगा, मतलब जो भी कर्म इस प्लैनेट से रिलेटेड होगा उसका फल क्या आएगा? D9 इज द फ्रूट ऑफ योर कर्मा। एंड D1 के चार्ट, जो D1 के कुंडली में जो प्लैनेट है, दैट इज योर कर्मा, दैट यू हैव टू डू। आप ये करोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उन कर्मों का जो फल आएगा वो ये आएगा। जैसे मंगल यहाँ पे अच्छा है, इसके एवज में आपने जो भी कर्मा डिलीवर किया, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट है कैसा रहेगा? डेबिलेटेड मंगल की तरह। ये समझ रहे हो आप? जी सर। अभी गुरु यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है, लेकिन D9 में गुरु जो है सपोज अच्छी अवस्था में बैठ गया, तो ये इस गुरु का भाग्य है। वैसे ही हर प्लेनेट का भाग्य आपको D9 से दिखेगा। अपना अपना D9 चार्ट निकालो और देखो कि वो प्लेनेट किस तरीके से है। अगर मान के चलिए आपका D1 में कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, तो जब उसकी महादशा शुरू होगी तब बहुत अच्छे लेवल पे आपको फल होगा। जैसे 7वें घर में किसी का शनि है, तो यहाँ पे ऑकल्ट में ये व्यक्ति बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन मान के चलो D9 में शनि 6ठे घर में चला गया और नीच का हो गया, तो ये इस शनि का भाग्य हो गया। तो शनि की जितनी भी बड़ी महादशा है, उस महादशा के दौरान धीरे 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 ये व्यक्ति इस तरीके से इस लेवल पे पहुंच जाएगा अंत तक। ओके, ये क्लियर है? जी सर। किसी को कोई डाउट जी है? सर। ओके, सो इस तरीके से ये ट्रू प्लैनेट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। नाउ मैंने आपको क्या बात बोली थी कि मैरिज के बाद में आपका पार्टनर आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है। होता है ना ऐसा? बहुत सारे लोग होंगे जो शादी से पहले बहुत अच्छी जीवन जी रहे थे, लेकिन आपने उनको देखा है कि भाई शादी होने के बाद में उसको ऐसा पति मिल गया या ऐसी पत्नी मिल गई, बेचारी की जिंदगी खराब हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 7वें घर में मान के चलो शनि बैठा हुआ था, इसलिए जब शादी हुई तब तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बाद में अंत आते आते नीच के शनि जैसा उसका काम हो गया। ये किसने बताया? D9 ये क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। तो ये रिवील करता है, क्या रिवील करता है? क्वालिटी ऑफ मैरिज एंड पार्टनर। पार्टनर अगर एथिकल होगा, सोच विचार करने वाला होगा, उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, किसी के साथ इनजस्टिस है, तो वो ऐसी फालतू की चीजें नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा। अगर उसको लगता है तो वो क्या, मतलब अब ऑब्वियसली एक कर्म आपने खराब कर दिया, उसके साथ में बाकी चीजें भी खराब होनी है, क्योंकि आप जब अंडर रूफ रहते हो, आप एक दूसरे के कर्मा को इम्पोज करते हो, आप एक दूसरे के साथ में कर्मा डिलीवर करते हो, राइट? देन शो योर धर्मा, एथिक्स एंड इनर कैरेक्टर। आप खुद अंदर से कैसे हो, आप खुद अंदर से कैसे हो, शब्दों पर ध्यान रखिए। आप खुद अंदर से कैसे हो, ये चीज दिखाता है। देन कंफर्म प्लैनेट्स रियल पावर बियॉन्ड D1 इल्यूजन। D1 इल्यूजन क्यों कहा गया है यहाँ पे? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि जैसे एक प्लैनेट D1 में उच्च का दिख रहा है,
अरे भाई आपकी कुंडली में तो शनि उच्च का है, आपका मंगल भी उच्च का है, आपका ये ऐसा है, आपका सूर्य भी उच्च का है, अलाना है, ढमका है, फमका है। अरे D1 D9 देखो, उसकी उसका भाग्य देखो, जाके बैठ गया सूर्य नीच का, ये हो गया मंगल भी नीच का, राइट। मतलब ये जो प्लेनेट है इनका भाग्य कैसा है, ये एक्चुअली यहाँ पे ये मंगल जो यहाँ आएगा 4 नंबर अगर तुला लगना है तो, बट मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। ओके, जी सर। तो बताने का मतलब सिर्फ D1 के बेसिस पे जो लोग प्रेडिक्शन देते हैं वो टोटली रॉन्ग है। और आजकल ऐसे बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जिनको हाफ नॉलेज है, यूट्यूब देखते हैं, इधर उधर का कुछ तो भी नॉलेज लेते हैं, हाफ कुक नॉलेज होता है, और बस D1 के भरोसे पे अरे आपका तो ऐसा है, आपका तो ये हो जाएगा आपका। अरे भाई गधों की सरदार, डिविजनल चार्ट भी देख लो, थोड़ा और एनालिसिस कर लो डीप में। ओके, तो प्रेडिक्शन एक्यूरेट आएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। देन इंडिकेट मैरिज टाइमिंग एंड कंपेटिबिलिटी। खैर टाइमिंग का तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं, बट कंपेटिबिलिटी यहाँ से समझ में आती है। अब मैरिज की जब बात होती है ना, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सारे स्क्रिप्चर जो लिखे गए थे वो सत्य युग में लिखे गए हैं। हमारे 4 युग हैं प्रोक्षित, कौन से हैं? सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ओके, तो ये जो सत्य युग है इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, हर युग का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, दैट वाज जुपिटर। अब रूलिंग प्लैनेट जुपिटर था, इसका क्या मतलब है? सत्य युग में सारे लोगों का स्वभाव जुपिटर की तरह रहा है। मतलब हर व्यक्ति धर्म से चलता था, हर व्यक्ति पूजा पाठ करता था, हर व्यक्ति चरित्रहीन नहीं था, चरित्र को वो अच्छे से फॉलो करता था, दान धर्म में उनका विश्वास था, राइट, पूजा पाठ में उनका मन था। मतलब गुरु का सारा इम्पैक्ट इन लोगों पे था, गुरु का सारा इम्पैक्ट सत्ययुग के लोगों पे था, एस और नो? यस सर। इसीलिए सत्ययुग में जो लोगों की आयु थी वो कितनी थी? इंसान जो थे सत्ययुग में वो 10,000 वर्ष की आयु रखते थे। हम जो पुराणों में सुनते हैं ना कि अरे भाई उन्होंने 10,000 साल, नहीं सॉरी 1,00,000 साल की थी, 1,00,000 ईयर की थी, सॉरी सॉरी। सत्ययुग में इंसान की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। हम सुनते हैं ना कि 10,000 वर्ष तक उसने तपस्या की, और हम सोचते हैं कि यहाँ पे इंसान 100 साल जीता है, उन्होंने 100 साल कैसे, मतलब 10,000 साल कैसे क्या तपस्या की? रावण ने 10,000 साल तपस्या की थी, राइट। जो राक्षस बड़े बड़े आपको मतलब हिरण्यकश्यप हो गया, जिसने 1,000 साल तपस्या की थी ब्रह्मदेव की, याद है आपको? सुनने में आता है या नहीं ऐसा? जी सर। तो आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि जब हमारी आयु ही 100 साल की है, हम तो 100 साल में मरने वाले हैं, या अभी तो खैर उससे भी कम में मरते हैं लोग, तो ये 1,000 साल और 10,000 साल कहाँ से है? मतलब ये तो कुछ तो बकवास कर किए जा रहे हैं, कुछ भी बताते हैं ये लोग, दंत कथा है। नहीं, हर कलयुग का अपना एक रूलिंग प्लैनेट था, उस हिसाब से वहां पे आयु डिफाइन थी, उस हिसाब से लोगों की हाइट भी डिफाइन थी। आज मैक्सिमम हाइट जो है वो 6 फीट तक आती है। ये 6 फीट वाले बच्चे होते थे सत्ययुग में। वहां पे एवरेज हाइट जो थी वो 20 to 25 फीट थी। ओके, ये आप अगर रिसर्च करोगे, पुराणों को खोल के देखोगे, वहां पे पढ़ोगे, तो आपको ये शायद पॉइंट मिल जाए, बट मैं आपको यहाँ पे बना बनाया परोस रहा हूँ, तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो। तो सत्य युग में जो चीजें थी, देश काल परिस्थिति हम जिसे कहते हैं, हमने क्या कहा? देश काल एंड परिस्थिति, DKP, देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति में क्या था? सत्ययुग था। सत्ययुग में क्या था? रूलिंग प्लैनेट कौन था? गुरु था। गुरु के हिसाब से सारी चीजें चल रही थी, लोगों का जो माइंड था वो गुरु के हिसाब से चल रहा था। उनकी आयु कितनी थी? ज्यादा थी। उनकी हाइट कितनी थी? बहुत अच्छे से थी। उनकी आयु ज्यादा थी, उनकी हाइट अच्छी थी, इसलिए वो सत्कर्म करते चले गए। कहाँ पे? सत्ययुग की बात की। सत्ययुग के बाद में क्या आया? सत्ययुग के बाद में क्या आया? द्वापर युग। द्वापर आया। द्वापर आया, त्रेता आया? द्वापर। त्रेता।
त्रेता है। त्रेता। अब हर मैंने क्या कहा कि हर प्लेनेट का, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, याद रखिए, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो हर युग का मैंने कहा कि एक कोई ना कोई रूलिंग प्लेनेट होता है, राइट। अब त्रेता युग का क्या था, ये आप मुझे थोड़ा सा सर्च करके बताओ। द्वापर युग का क्या था? देखो द्वापर युग में अगर आप जाएंगे, द्वापर युग वाले वाला, सूर्य और मार्स। अच्छा त्रेता युग का बोल रहे हो आप? सर सर एक्चुअली त्रेता का मार्स था और द्वापर का सूर्य, या इंटरचेंज। नहीं ऐसा नहीं है, प्रोक्ष समृद्ध कंफर्म बताओ। सर द्वापर का, सर त्रेता का मार्स और द्वापर का सूर्य। हाँ तो द्वापर का मार्स था और त्रेता का सूर्य था, ठीक है। क्यों त्रेता का सूर्य था? किसका अवतार हुआ था त्रेता में? आपका, मेरा, और किसका अवतार होगा? हम कलयुग में थे, हम त्रेता में भी थे, आपका और मेरा ही अवतार हुआ था। उस टाइम पे भी हम ज्योतिष पढ़ रहे थे, आज भी हम ज्योतिष ही पढ़ रहे हैं, करेक्ट। कौन से ऐसे युग पुरुष हुए त्रेता युग में, बताए अनीता जी? बताओ बाकी लोग। राम। श्री राम का हुआ था? राम मत बोलो यार, थोड़ा श्री राम का हुआ था, राइट। जी सर। श्री राम का अवतार हुआ था। श्री राम कौन से प्लेनेट को, कहा, कौन से वंश के थे वो? रघुवंश। अरे अच्छा सूर्यवंश। अब इससे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो युग था वो किसका था। हो गया क्लियर समृद्ध? यस सर। नाउ द्वापर युग की बात हो रही है तो मैं पहले द्वापर युग को क्लियर कर देता हूँ शॉर्ट में। द्वापर युग में जो आपने, किसका जन्म हुआ था अनीता जी? जय श्री श्री कृष्ण का सर, श्री कृष्ण का। राइट, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कब हुआ था? द्वापर युग में। अब द्वापर युग में जो चीजें आपने सुनी है ना, वो इन बाकी युगों में नहीं सुनी है। जैसे कि, अब आई डोंट नो आपने नोटिस किया नहीं, बट मैं बताता हूँ, समझो। जैसे कि 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। इंद्र का पुत्र अर्जुन था, यमराज के पुत्र युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव जो थे अश्विनी कुमार के पुत्र थे, कर्ण जो था वो सूर्य का पुत्र था। आपने है ये सुना है? जी सर। कौन से युग में ऐसे देवताओं के पुत्र दिखे आपको? सत्य युग में, त्रेता में, या कली में दिखाया आपको ऐसा? ये जो युग था ना द्वापर युग, ये देवताओं के अधीन था। याद रखिए, मैंने भगवान वर्ड नहीं यूज किया, मैंने क्या वर्ड यूज किया? देवताओं के देवता। अधीन था, ओके। जी सर। तो उस वजह से उन देवताओं के जो इनकारनेशन है वो भी यहाँ पे हुए। अगर हम अभिमन्यु की बात करें तो वो चंद्र का, चंद्र हमारा जो ग्रह है, राइट, वो चंद्र का अवतार थे, चंद्र का अंश थे। खैर ये थोड़ा इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जितना समझाना है, जितना जरूरी है उतना ही समझो। सत्ययुग की बात हो गई, द्वापर युग की बात हो गई। द्वापर युग का जो रूलिंग प्लेनेट था, वो वॉज द रूलिंग प्लेनेट ऑफ द्वापर, मंगल। इसीलिए महाभारत हुआ। आज तक महाभारत जैसा महाभारत नहीं हुआ, मतलब महाभारत जैसा युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि लड़ाई का कारक मंगल था, वो एग्जॉल्टेड था, हर किसी के ऊपर मंगल का एट्रीब्यूट था, हर किसी के ऊपर मंगल का प्रभाव था। ऐसे हट्टे कट्टे योद्धा लोग आपको मिलेंगे, लड़ाकू लोग मिलेंगे, कहीं पे भी जाओ आप, द्वापर युग की किसी भी कथा को ओपन करो, आपको लड़ने की बात दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस युग का कौन था रूलिंग प्लेनेट? मंगल था। मंगल था। तो सबके अंदर नेचर कैसा रहेगा? मंगल वाला, जोश वाला, ऊर्जा वाला, एग्रेशन वाला। सूर्य का नेचर किस में था? त्रेता युग में था, राइट। अब आता है आपका, हमारा, सबका, कौन सा युग? कलयुग। कलयुग। जिसमें आप अभी हम पढ़ रहे हैं, राइट। और इस युग का रूलिंग प्लेनेट कौन है? तो सबके ऊपर प्रभाव किसका रहेगा? राहु का। राहु का।
और राहु कैसा प्लेनेट है? खाने वाला, पीने वाला, मौज मस्ती करने वाला, ऐश करने वाला। ऐसा है क्योंकि क्या है वो? राक्षस है। तो सत्य युग में गुरु था, इसलिए एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। यहाँ पे मार्स था, इसलिए एवरीथिंग वॉज लिटिल बिट परफेक्ट, मतलब मच मोर परफेक्ट। सूर्य थे, श्री राम जी थे, क्या ही बात करना। और जब राहु महाराज आ गए तो फिर सारी लिमिट अभी क्रॉस हो गई। जो चीजें हमने कभी सत्ययुग में सुनी नहीं, द्वापर युग में सुनी नहीं, त्रेता में सुनी नहीं, आज वो कलयुग में हो रही है। ओके, इन एवरी कंटेक्स्ट। माता पिता को छला जा रहा है, माता पिता को घर से बाहर निकाला जा रहा है, माता पिता इस तरीके से स्वार्थी हो गए कि बच्चों का शोषण करने लगे। ये क्या है? ये किसका इम्पैक्ट है? ये इस युग का इम्पैक्ट है। कौन से युग? इस युग का क्या रूलिंग प्लैनेट कौन है? राहु। राहु का। राइट। सबका बिहेवियर राहु जैसा है, कम ज्यादा लेवल पे हर कोई स्वार्थी हो चुका है। और स्वार्थ के ज्यादा, स्वार्थ से ऊपर भी वो कुछ चीजें कर ही रहा है या कर रही है। एवरीवन। ओके, नाउ अब जब राहु इसका रूलिंग प्लैनेट बना है, इसका मतलब क्या है कि आज की जो देश, आज का जो काल है और आज की जो परिस्थिति है, वो किसके अधीन होगी भाई साहब? राहु के अधीन। ये जो देश था, काल था, देश मतलब किसी भी देश को आप पकड़ लो दुनिया में। हम इंडिया की, हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान को लो, या फिर अभी का जो काल चल रहा है उसको लो, या अभी की परिस्थिति को चल रहा है उसको लो। इसके ऊपर किसका इम्पैक्ट है? राहु का। सत्ययुग में किसका इम्पैक्ट था? गुरु का। राइट। द्वापर में किसका था? मंगल का। मतलब उस टाइम पे उस तरीके की सिचुएशन चल रही थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि उसके ऊपर, उस युग के ऊपर इम्पैक्ट उन प्लेनेट का था। होप ये समझ में आ गया आपको। जी सर। जी सर। अब इन चीजों की वजह से सत्य युग में जो भी कैलकुलेशंस हुए हैं, कहाँ गया? इसको डिलीट कहाँ करना? एक मिनट। ओके, ये समझ में आ गया। इस वजह से व्हाट आई वाज सेइंग, ओके, अब इस वजह से सत्ययुग के अंदर जो भी कैलकुलेशंस हुए थे, कौन से कैलकुलेशंस हुए थे? गुण मिलान। शादी के टाइम पे गुण मिलन होता है ना। XYZ की शादी ABC से होने वाली है, दोनों का कैसे चलेगा बताओ। अब इस टाइम पे XYZ कभी एक ABC को देखता नहीं था, ABC भी को ऐसे होती थी सिचुएशन, नहीं देख पाते थे क्योंकि संस्कार का बंधन था। आजकल तो क्या ही बोलना, नो कमेंट, आप समझदार हो। तो बताने का मतलब उस टाइम पे है ना, कुछ चीजें आइडेंटिफाई होती थी। हमारे जो गुण मिलान है उसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे वर्ण हो गया, नाड़ी हो गई। नाड़ी का क्या मतलब है पहले समझ लो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट वन। अगर मान के चलो दोनों की नाड़ी मैच हो रही है, मतलब अलग अलग है, जैसे 3 नाड़ियों के प्रकार हैं। कौन से? अंत्य, मध्य और आद्य। आद्य का मतलब है स्टार्टिंग, मध्य का मतलब है मिडल, और अंत्य का मतलब है एंडिंग। ओके, तो आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। तो जो भी दो लोग एक दूसरे के साथ में शादी कर रहे हैं, उनकी दोनों की नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी मध्य है, मतलब मध्य नाड़ी है मेल की, तो फीमेल की आइदर आद्य हो या फिर अंत्य हो। अब इसका क्या मतलब है? अगर ये नाड़ी अलग अलग होगी तो क्या होगा? नाड़ी अगर अलग अलग है तो होने वाली जो संतान है, आपने लो सिम्प्टोन के बच्चे देखे होंगे, अगर दोनों का एक ही नाड़ी है ना, तो लो सिम्प्टोन के बच्चे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। होते ही है ऐसा जरूरी नहीं है, बट 98% में चांसेस होते हैं। और आज की डेट में अगर मान के चलो दोनों की नाड़ी सेम है और दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसकी नोट करो कि ब्लड ग्रुप भी सेम है, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्लड ग्रुप थे नहीं, बट आज के टाइम में है, तो हमें वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने रिसर्च में। तो ये चीज आपको कहीं पे भी कोई भी नहीं बताएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत हद तक काम करती है, एक्यूरेटली काम करती है। इसको टैली करके देखो। मान के चलो दोनों की नाड़ी भी सेम है
और ब्लड ग्रुप भी सेम है, 99.9% लो सिंड्रोम के बच्चे पैदा होंगे। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी दोनों के बीच में बहुत कंपैरेटिवली वीक रहेगी। अब उस टाइम पे ये जो सेक्स नाम की जो चीज होती थी या शारीरिक संबंध होते थे वो शादी के बाद होते थे, और एक ही व्यक्ति या एक ही पुरुष या एक ही स्त्री के साथ होते थे, वो लॉयल्टी वहां पे रहती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब बताने का मतलब कि यहाँ पे ये जो नाड़ी है, ये नाड़ी जो जिस तरीके से काम करती है उसका क्या मतलब है एग्जैक्टली। तो नाड़ी अगर सेम होगी तो बच्चा जो जन्म लेगा उसके ऊपर मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए नाड़ी को देखना है एंड ब्लड ग्रुप को देखना है। ओके, अब ये जो गुण मिलान उस टाइम पे होते थे, कहा किस टाइम पे, सत्ययुग में, वैसे की वैसी ही चीजें अगर आप आज की डेट में फॉलो करोगे तो आपका प्रेडिक्शन गलत आएगा। क्यों गलत आएगा समृद्ध, क्यों गलत आएगा प्रोक्षित, क्यों गलत आएगा नीतीश? क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज सबसे बड़ी जो है वो ली नहीं कंसिडरेशन में वाइल कैलकुलेटिंग, वो कौन सी है? देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति। मैंने थोड़ी देर पहले आपको इतना जो रामायण बताया ना कि कौन से युग का प्लेनेट कौन सा था, ये इसीलिए बताया क्योंकि देश काल परिस्थिति इस तरीके से मैटर करती है। अब गुरु की देश काल परिस्थिति में जो आपने थ्योरम लिखे हैं या फिर जो कैलकुलेशंस किए हैं, वो कैलकुलेशंस राहु की देश काल परिस्थिति में काम नहीं करेंगे। इसका मतलब पूरा एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे आपको मॉडिफिकेशन करनी है जहां पे वो पर्टिकुलर चीज देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हम गुण मिलान ना करें? नहीं, गुण मिलान आपको करना है, लेकिन आपको उस गुण मिलान के अंदर जैसे पहले 36 गुणों की बात होती थी वैसे 36 गुण नहीं देखने हैं, कुछ और अलग लेवल पे करना है। कौन से अलग लेवल पे करना है? मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू, जो भी हस्बैंड वाइफ है, जो भी शादी करने वाले। मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी। अगर इन तीनों में से मान के चलो कोई भी दो कंपैटिबिलिटी है तो स्कोर हो गया 66.6%। इसका मतलब शादी चल जाएगी। अगर तीनों में से केवल एक कंपैटिबिलिटी है, मतलब मेंटल है ओनली और बाकी दो कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो स्कोर हो गया 33%। इसका क्या मतलब हुआ प्रोक्षित? कि शादी नहीं चलेगी। बिलो 50% शादी नहीं चलेगी। 50% कहाँ से आया? हमने कहा 36 गुणों में से 18 गुना मैंडेटरी है तब जाके शादी चलेगी, वहीं से 50% आया। करेक्ट है? तो ये जो कंपेटिबिलिटीज है, ये कंपेटिबिलिटीज आपकी 50% अगर होगी, ओके, तो ही आपकी मैरिज चल पाएगी। आज की मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ विद बाय कंसिडरिंग देश काल परिस्थिति। ट्रेडिशनल पद्धति से गुण मिलान विल नॉट वर्क क्योंकि उसके अंदर देश काल परिस्थिति कंसिडर्ड ही नहीं है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये मेरा रिसर्च है कहीं ना कहीं, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा रहा हूँ। आप इसके बेसिस पे करो, आपका प्रेडिक्शन एक्यूरेट आएगा, आपका सारी चीजें एक्यूरेट आएगी। ओके, ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? समृद्ध? क्लियर सर। तो आगे से जब भी मैरिज के लिए मैच मेकिंग होगी तो प्लीज इस तरीके से आप करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। शो कार्मिक बॉन्ड फॉर्म बाय पास्ट बर्थ। ऑब्वियसली पास्ट बर्थ के हिसाब से सारी चीजें आती है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। ठीक है, तो ये हो गया D9। होप इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज वी विल गो टू नेक्स्ट चार्ट। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। एवरीवन, अनीता जी, जयश्री जी, नीतीश जी, समृद्ध, प्रोक्षित। क्लियर है सर। तो आगे बढ़े। क्लियर है सर, क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट डिविजनल चार्ट। क्या नाम है इसका? दशमांश। क्या इंडिकेट करता है ये आपके उपजीविका के बारे में बताता है। उपजीविका का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जिसके भरोसे पे आप अपना पेट भरोगे या अपनी उपजीविका चलाओगे। उपजीविका का मतलब क्या होता है?
भरण पोषण करोगे। ओके, अब भरण पोषण करने के लिए कोई ना कोई आप कार्य करोगे, तो वो एग्जैक्टली कौन सा कार्य करने से आपकी उपजीविका चलेगी, ये कौन इंडिकेट करता है? दशमांश कुंडली, जिसे आज की डेट में क्या कहते हैं? करियर एंड प्रोफेशन, राइट। बट इसका एग्जैक्ट क्या आउटकम है दशमांश कुंडली का? उपजीविका। उपजीविका का क्या मतलब है? भरण पोषण। आप अपना कैसे करोगे, अपने डिपेंडेंट लोगों का कैसे करोगे, आप कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप बहुत अच्छा करोगे या बहुत बुरा करोगे, एवरीथिंग कौन बताएगा? D10। नाउ शो करियर सक्सेस। करियर में सक्सेस होगा या नहीं? बिजनेस है, करोगे या जॉब करोगे, और बिजनेस करोगे तो उसका क्या पोटेंशियल है? जो भी बिजनेस करोगे या जो भी जॉब करोगे उसमें आपको नेम फेम रिकग्नाइजेशन मिलेगा या बदनामी मिलेगी? होते हैं ना कुछ लोग प्रोफेशन में कुछ कांड कर देते हैं, जैसे पिछले दिनों किसी, आई डोंट नो क्या उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट माननीय न्यायालय के वो लॉयर थे या जज थे, देखा होगा आपने वीडियो, राइट। तो वो प्रोफेशन के द्वारा उनको बदनामी मिली कहीं ना कहीं। और कुछ लोग होते हैं कि जिनको प्रोफेशन के द्वारा फेम मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके जो हमारा जो फ्रीडम फाइटर थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उसमें महात्मा फुले का नाम आता है, बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम आता है। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने अपने कंट्री के लिए कुछ ऐसे कार्य किए, ऐसे काम किए, जिसकी वजह से इनको तो फेम मिली ही मिली, लेकिन बाकी देश को भी मदद मिली, राइट। तो आपका जो कर्म है वहां से रिकग्नाइजेशन मिलेगा या नहीं? और आपके कार्य की मतलब उपजीविका की क्या डेस्टिनी है, ये आपके उपजीविका का भाग्य है, इन शॉर्ट, मतलब आपके करियर का भाग्य है। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे ये शो करता है रिवेल योर नेचुरल प्रोफेशन एंड लाइफ मिशन। हमने ये बड़े बुजुर्गों से अपने सुना है, वो कहते थे कि हर एक का दाना पानी लिखा हुआ होता है। दाने दाने पे है खाने वाले का नाम। मतलब कोई हमारे बुजुर्ग थे, ऐसे नींद में से उठे, उनके मन में आया कुछ तो भी आज तूफानी लिखते हैं, तो उन्होंने लिख दिया कि दाने दाने पे है खाने वाले का नाम। वाह 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 वाह। ऐसा नहीं हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे एथिक्स है जिसके बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, हमारे धर्मों के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन किया, हमारे सराउंडिंग में मतलब उनके सराउंडिंग में जो भी चीजें हुई उसको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में कहीं जाके उन अनुभवों को संचित करने के बाद में उसको प्रेजेंट किया एक शब्दों में, एक लाइन में, जो कि एक पोएट फॉर्म में थी। कौन सा? दाने दाने पे है खाने वाले का नाम, राइट। जी तो सर। बताने का मतलब ये जो चीजें है ये कहाँ से आई है? बिकॉज ये आपके कहीं ना कहीं लाइफ मिशन से है। आपका, आप जीवन में किस प्रकार का कार्य करोगे ये पहले से डिसाइडेड है। तो फिर कहेंगे कुछ लोग कि सर आजकल तो दुनिया में आईटी चल रहा है, आजकल तो नया आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आज चल रहा है दोनों, आज के बाद में भी कुछ न्यू आ सकता है, इससे भी एडवांस चीज आ सकती है। तो क्या वो पहले से ही लिखा होता है? ओके, जी हाँ, ये पहले से ही होता है, क्योंकि चीज चाहे कोई भी हो, स्वरूप है ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्वरूप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वरूप है, कोई और न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू चीजें आएगी वो बाहरी स्वरूप है, लेकिन उसका जो बेस है वो बेस वही रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपको नीचे बेस बनाना पड़ेगा। अब ये जो बेस है ये प्लास्टिक से बनेगा क्या? इसके लिए कंक्रीट लगेगा ही, सीमेंट लगेगा ही, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लगेगी जिससे ये ढांचा बनेगा, जी सर। बिल्डिंग मटेरियल लगेगा ही। अगर किसी ने कहा कि मैं थर्मोकॉल पे बिल्डिंग बनाऊंगा, बुर्ज खलीफा में थर्मोकॉल का बनाऊंगा, बन गया उसका बुर्ज खलीफा थर्मोकॉल का, राइट। तो बताने का मतलब ये जो है ना, ये बाहरी स्वरूप है, ये चीजें बाहरी स्वरूप में आती है, और बाहरी स्वरूप को कंसिडरेशन में नहीं लेना है, मूल को स्वरूप में कंसिडरेशन में लेना है। जैसे आईटी जो है वो कौन से प्लेनेट के अंडर आती है? एआई कौन से प्लेनेट के अंडर आता है? राहु। राहु बोल दिया, हो गया। कौन क्यों आता है राहु? कौन सा आता है राहु? राहु में आईटी आता है या एआई आता है? आईटी।
ओके, और एआई किस में आता है फिर? आईटी के अंदर ही तो है AI। तो एआई के लिए कुछ ना कुछ तो होगा टर्म। देखो, यहाँ पे ये जो एआई है ये टोटली प्योरली राहु है, और ये जो आईटी डोमेन है ये दो प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक है मार्स और दूसरा है मर्क्यूरी, और मेजर पोर्शन इसमें मार्स का है। ठीक है, अब उसमें और डिटेलिंग में जब जाते हैं तब एक पोर्शन निकला है जो है राहु का। अब इसमें बाकी भी प्लेनेट के पोर्शन निकलेंगे, जैसे सैटर्न का, सन का, देन मून का। जैसे एक वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो आपका वीनस से रिलेटेड है, ये भी आईटी का ही पार्ट है। वेबसाइट डिजाइनिंग, प्रोक्षित, नीतीश, जी सर। वेबसाइट डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ आईटी। लेकिन ये दो चीजों को, दो प्लेनेट को इंडिकेट कर रहा है। कौन से दो प्लेनेट? मंगल के अंडर वीनस। जी सर। अब ये जो एआई है, ये एआई किसका पार्ट है? ये राहु का पार्ट है। ये किसके अंडर आ रहा है? मंगल के अंडर का राहु है ये। और भी चीजें अनलॉक होगी, और भी चीजें आएगी, क्योंकि अभी हम किस एरा में जी रहे हैं जहां पे सिर्फ हमने वीनस की बात देखी, मतलब आईटी के अंदर आपने डेवलपमेंट देखा, वीनस देखा। आईटी के अंदर आपने एआई देखा, राहु देखा। हमारे सौर मंडल में कितने प्लेनेट हैं? 9। 9 में से कितने प्लेनेट यूज हुए? 3। कितने बचे? 6। और 6 अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में, शायद हम जिंदा रहे ना रहे। ओके, क्योंकि ये जो बाहर है ना, ये जो एआई हो गया, ये जो डेवलपमेंट हो गई, या फिर वेब डिजाइनिंग हो गई, ये बाहरी स्वरूप है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बाहरी स्वरूप है। लेकिन इनका जो मूल है ये हमेशा इन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा, इन्हीं प्लेनेट के ऊपर रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। जो 9 ग्रह है, जो 9 प्लेनेट है, उसी की तरफ से वो चीजें आएगी। और जब 9 तक पहुंच जाएगा तब वो सैचुरेशन होगा, और तब तक वो चीजें चलती रहेगी, चलती रहेगी। किसी भी चीज के अंदर सैचुरेशन कब आता है? जब उसके अंदर कुछ रहता नहीं ढूंढने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, राइट? तभी आता है सैचुरेशन। जी सब कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। या फिर हमारे मन से आ जाता है, नहीं सर। राइट? यार ये क्या है इसका प्रॉब्लम? ओके, तो इस तरीके से आपके प्रोफेशन के बारे में ये दिखाता है। देन ऑब्वियसली आपको काम में से प्रमोशन मिलेगा, फेम मिलेगी, डाउनफॉल मिलेगा। कब मिलेगा? ओके, कब मिलेगा ये भी दिखाते हैं। तो अब इसको कैसे देखना है ये भी देखो। जैसे उदाहरण के लिए किसी का D1 है, D1 में अभी मेष लग्न ले लो। ओके, अब ये आपका चला गया शनि, नेचुरल कर्म कारक जो है शनि आपका 12वें घर में गोचर कर रहा है। नाउ इट इज अ ट्रांजिट में D1 का लग्न पकड़ लिया और गोचर का प्लेनेट ले लिया। हमें दिख रहा है कि शनि यहाँ पे है ना, और जन्म का शनि जो है वो 9th हाउस में है। लेकिन D10 क्या बोल रहा है? D10 बोल रहा है कि आपका जो शनि है भाई साहब, वो 11वें घर में है एज पर गोचर। यहाँ पे भी तो गोचर अप्लाई करेंगे ना हम। अब 11वें घर में शनि है, मतलब आपको प्रोफेशन के फील्ड में, प्रोफेशन में बेनिफिट मिलेंगे। D1 ने बता दिया प्रोफेशन के फील्ड में बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन D1 क्या कह रहा है कि थोड़ा आपका खर्चा होगा। अब चलो D6 पे, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया D6। D6 में शनि जो है वो आपका यहाँ पे जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मतलब जो भी आपके हेल्थ इश्यूज थे वो रिकवर हो जाएंगे इस पीरियड में, चांसेस है। ये समझ रहे हो मैं कैसे लगा रहा हूँ? ये आपको सिखा रहा हूँ मैं इस तरीके से लगाना है इसे। और कौन सा चार्ट होता है? D2। D2 में क्या है? D2 में दो ही चीज है, 4th नंबर एंड 5th नंबर। ओके, जी सर। D2 की बात यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन D3 की बात कर लो। मान के चलो D3 में 4th नंबर यहाँ पे है, तो उस हिसाब से शनि आ गया भाग्य में। मतलब आपका जो करा पराक्रम है, जो कर्म है, या फिर जो आपका एक तरीके से कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा स्लो चलेगा।
समझ रहे हो? इस पीरियड में जब शनि का गोचर मीन राशि में होगा, ये इस तरीके से इसको डिकोड करना है। होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। नहीं हो रहा है तो प्लीज पूछिए यार आगे, मतलब बिना से अंडरस्टैंडिंग के आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं है। वैसे ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं, ताकि आपको मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करते आए। ओके, तो ये था अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, राइज एंड बैक, सेटबैक, शो ट्रिगरिंग इवेंट, प्रोफेशन ग्रोथ और डाउनफॉल, सडन डाउनफॉल और सडन आपकी ग्रोथ। ये सारी चीजें मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी चीजें सारी की सारी वो विल शो डिटेल। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिए। नहीं सर, डाउट नहीं है सर। समृद्ध, प्रोक्षित, समझ आ गए सर। प्रोक्षित, क्लियर है सॉरी सर, समृद्ध, क्लियर, समझ आ गया जय सर। श्री जी, समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आया। अनिता जी आपको भी आ ही रहा होगा, राइट? अरे क्लास में हो भी या नहीं भाई, कुछ तो रिप्लाई करो। है ना, क्लास में है नहीं ये मैडम? सर ऐड तो है। एंड मेरे को है ना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब हो जाता है यहाँ पे। एनीवे, सो अगला चार्ट है D16 चार्ट। ओके, D11 और D12 कहाँ गया? ओके, इसमें दो स्लाइड मिसिंग है। टुमारो आई विल ऐड 11 एंड 12। अभी आप D16 का देख लो। D16 क्या शो करता है? क्या टाइम हुआ? ओके, D16 क्या शो करता है? व्हीकल, लग्जरीज, कंफर्ट। हमने इससे पहले समझा था कि हमारा जो कुंडली का चौथा घर होता है ये बताता है व्हीकल, लग्जरी, कंफर्ट, माता का सुख, और शुक्र भी बताता है लग्जरी के बारे में। अब ये D16 कहाँ से आ गया? D16 स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ व्हीकल एंड लग्जरी उसको बताता है। आपके नसीब में कितनी लग्जरी है, इधर उधर कहीं मत देखो कि मेरा शुक्र उच्च का है या मेरा शनि ऐसा है या मेरा गुरु ऐसा है। D1 में सीधा D16 ओपन करो। अभी तुरंत ओपन किया होगा नीतीश जी ने। सीधा D16 ओपन करो, वो D16 बता देगा आपको। जी सर। क्या बताएगा? कि आपके नसीब में लग्जरी, कंफर्ट, पैसा कैसा है। ओके, और मैंने आपको क्या बात बोली थी? मैंने 7 स्टेप सिखाते वक्त आपको क्या बात बोली थी? इफ एवरीवन रिमेम्बर, कि पहले D1 को देखो, बाद में D9, जो भी डिविजनल चार्ट है D चार्ट को देखो, कंपेयर करो। अगर मान के चलो D1 अलो कर रहा है, डिविजनल चार्ट ना कर रहा है, तो वो डिले है। D1 भी अलो कर रहा है, डिविजनल चार्ट भी अलो कर रहा है, मतलब वो प्रॉमिस्ड है इवेंट। और डिविजनल चार्ट ना कर रहा है, मतलब D1 चार्ट ना कह रहा है और डिविजनल चार्ट ओके कह रहा है, मतलब वो चीज लेट होगी। ओके, जी सर। तो D4 जो था वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए था, D16 जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए। लेकिन एक और बात, हमने क्या कहा था कि जैसे फिफ्थ हाउस है, तो फिफ्थ हाउस के लिए दो चार्ट्स है प्रोक्षित। कौन से? D5 एंड D7। D7। अभी आगे फोर्थ हाउस के लिए दो चार्ट। कौन से? D4 एंड D16। जी सर। समझ रहे हो? जी सर। D4 किस चीज को दिखाता है? भूल गए? मेंटल पीस, मदर। ओके, तो बताने का मतलब, जो चार्ट्स को हम समझ रहे हैं वो इस तरीके से समझिए कि स्पेसिफिक चीज अगर हमें देखनी है, तो अगर हमें इतना भी समझ में आ गया कि इस चार्ट पे हमें जाना है, और उस चार्ट पे अगर आपने ऊपर ऊपर भी देख लिया कि वो लग्न में उच्च का प्लेनेट बैठा है या लग्नेश उच्च का बैठा हुआ है या अच्छी अवस्था में बैठा है, आप उस व्यक्ति को ग्रीन सिग्नल दे सकते हो। उसके बाद में सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि D1 के साथ में कंपेयर करना है। D1 में अगर वो प्लेनेट जो D9 का या डिविजनल चार्ट का लग्नेश बना हुआ है वो अगर डेबिलेटेड है, तो भाई साहब डिले है, बट होगी चीजें जरूर, क्योंकि डिविजनल चार्ट शो कर रहा है। ओके, तो किसी भी व्यक्ति की व्हीकल, लग्जरी एंड कंफर्ट D16 बताएगा। ओके, यही बात यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखी है कि व्हीकल, फॉर्च्यून, हैप्पीनेस, मटेरियल प्लेजर एंड ऑल। देन कौन से टाइम पे मिलेगा ये भी तो जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें, आपने आप
आप में से नॉनवेज के कौन कितने लोग शौकीन है? तो शौकीन थे लेकिन छोड़ दिया। ओके। अब मैं बाप ये आपको ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉनवेज का शौकीन हूँ, बट मुझे इसका नॉलेज है, इसलिए आइडिया है, इसलिए बता रहा हूँ। ये नाम आपने सुना होगा, KFC। जी सर। इसका क्या लॉन्ग फॉर्म है? आई थिंक केंचुकी फ्राइड चिकन। ये केंचुकी नाम का कोई एक जी व्यक्ति जी। था, उसकी रेसिपी था, उसकी रेसिपी के, और वो स्टोरी सबको पता है, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब इस व्यक्ति को जो सक्सेस मिली थी ना, वो एट द एज ऑफ 58 और 60 के सैड टाइम पे मिली थी। उससे पहले इसने मल्टीपल टाइम सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि खाने के लाले पड़े थे इसके। ये होप आपको पता होगा। जी स्टोरी सुनी है सर। नहीं पता है तो आप अभी ऐड ऑन कर लो। तो ये जो केंचुकी नाम का व्यक्ति था, इसको इस तरीके की भी चीजें इसके जीवन में हुई, और इस एज के बाद में, वो बुढ़ा सा है ना सफेद कलर का ड्रेस पहन के, इस एज के बाद में इसको सक्सेस मिली, पैसा मिला। बताने का मतलब कि आपके जीवन में आपको वेहिकल, लग्जरी, कंफर्ट कब मिलेगा? टाइम। ये टाइम इंपॉर्टेंट है। ये टाइम कहाँ से पता चलेगा? ओके। देन शोज रिस्क इन ट्रैवल और एक्सीडेंट्स। हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे थे, किसी कंफर्टेबल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे, किसी लग्जरियस व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे, किसी लग्जरियस व्हीकल का हम यूज कर रहे थे, हो गया एक्सीडेंट, मर गए। कौन बताएगा? ओके। 360। मटेरियल कंफर्ट एंड लग्जरी एंजॉयमेंट, खैर ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देन अब आपका जो व्हीकल है, कुछ लोग होते हैं कि व्हीकल का बिजनेस करूँ क्या मैं, मतलब ट्रांसपोर्ट का मैं बिजनेस करूँ क्या, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। कुछ लोग होते हैं कि रातों रात बहुत अच्छे से ग्रो करने लगते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, किससे? ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से। और कुछ लोग होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। कहाँ से आया? कौन बताएगा? बर्बादी होगी या आबादी होगी? D16 स्पेशली हर वो चीज जो व्हीकल से रिलेटेड है, हर वो चीज जो लग्जरी से रिलेटेड है, हर वो चीज जो कंफर्ट से रिलेटेड है, क्या उसके बिजनेस में मैं लग्जरी वॉचेस को सेल करना चाहता हूँ, क्या मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँ? क्योंकि एक वॉच 5-5 करोड़ की है, मुझे इस बिजनेस में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? फॉरगेट अबाउट D1, गो टू D16। D16 बताएगा रियल पिक्चर। ओके। जी सर। अगर मान के चलो किसी को परफ्यूम का बिजनेस करना है, नीतीश जी, किसी जी। को परफ्यूम का बिजनेस करना है, उसके D1 में शुक्र 12वें घर में उच्च का बैठा हुआ है, उसको लगता है 5वें घर में मेरा शुक्र उच्च का है, तो मैं इससे रिलेटेड काम कर लूं। आपको सिर्फ D1 नहीं देखना है, आपको और भी कुछ देखना है। आप उस क्लाइंट को बताओ कि मैं इसके बेसिस पे बता रहा हूँ, लेकिन अपने पत्ते कभी ओपन नहीं करने, याद रखो। अपने पत्ते कौन से? कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। हम्म, अगर कॉपी करने वाला कुछ कॉपी कर भी रहा है, उसको करने दो, क्योंकि उसके पास में 100% नॉलेज नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना परसेंट दे रहे हो। समझ रहे हो? तो बताने का मतलब है कि इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चीजों को। और ये जब स्पेसिफिकली 3 चीजों से रिलेटेड अगर चीजें हो रही है, मतलब व्हीकल, लग्जरी एंड कंफर्ट, ओके, तो जाएगा कौन सा? D16। इतना समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया सर। किसी जी को कोई सर। डाउट है प्लीज पूछिए। कोई डाउट नहीं है? सर डाउट नहीं है, लेकिन ये टाइमिंग वाला जो आपने बताया है, हम वो उस स्टेप से देखेंगे तो टाइमिंग हम्म। कैसे डिसाइड करेंगे जो हमारा मतलब अच्छा ये प्लेनेट जब होगा। आने जी वाले इसमें हम टाइम कैलकुलेशन देखेंगे ना, इवेंट कैलकुलेशन जिसे कहते हैं। जी। जी जैसे मैरिज कब होगी ये पता करना है, पैसा लॉटरी कब लगेगी, मतलब होगी नसीब में तो ऑब्वियसली, तो वो इवेंट कैलकुलेशन में आते हैं नीतीश जी। तो ठीक मैं है उस ठीक है। टाइम पे बताऊंगा। अभी ओके। आप इतना ध्यान में रखो कि उसके टाइमिंग कहाँ से निकलेंगे? D16 से निकलेंगे। तब उस टाइम पे अगर मैं पूछूं कि अब मुझे नया व्हीकल लेना है, मेरे लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, या कौन सी एज में मेरा ये व्हीकल हो जाएगा, होते हैं ना कुछ लोग कि मैं करियर स्टार्ट किया हूँ और मेरे सपने हैं, होते हैं यार लोगों के, कि मैं BMW लूँ। तो पहली बात तो आप लो पाओगे या नहीं ले पाओगे? कौन बताएगा? D16। अगर मान के चलो ले पाओगे, तो कब ले पाओगे? राइट। तो उस टाइम पे जी आपको ये सर। पता होना चाहिए कि ये चीज मुझे कहाँ से देखनी है, D16 से देखनी है। वैसे ही, क्योंकि एक टाइम पे सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, समझ में भी नहीं आएगी, बट
बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी हम बनाते चले जा रहे हैं। अब काफी प्रेडिक्शन लेवल का बहुत सारा मतलब 90% चीज कवर अप हो चुकी है। अब वो सारी चीजें आएगी उसमें। ओके। जी सर। अगला चार्ट है D20। क्या बताता है D20? सर ये 8 हाउस से रिलेटेड है क्या? 12। 12 स्पिरिचुअल। 12th हाउस में हमने क्या देखा था समृद्ध? मोक्ष के बारे में। मोक्ष के बारे में। 12th हाउस हमने देख सॉरी 12th हाउस हमने देखा था एक्सपेंसेस है, हमने देखा था फॉरेन ट्रैवल है, फॉरेन लैंड है, हमने देखा था जेल है, प्रिजन है, राइट, और हमने देखा था इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट तो अच्छी बात है, राइट, फॉरेन ट्रैवल भी अच्छी बात है, ये जेल कहाँ से आ गया, ये एक्सपेंसेस कहाँ से आ गए? मतलब एक ही हाउस है लेकिन मल्टीपल चीजों को दिखा रहा है ना। अब स्पेसिफिकली कौन से रिजल्ट देगा? अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है और आप उसको बोलोगे कि अरे आप तो मांगलिक हो, आपका तो मंगल 12वें में है, आपके खर्चे दिन दुगने रात चौगने होंगे, फॉरेन में नहीं जाओगे, जेल में जाओगे, अरे 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 इन्वेस्टमेंट हो घंटा कुछ नहीं होनी है, राइट। ये हो गया पार्शियल नॉलेज, ये नहीं करना है। अगर आपको 12th हाउस में कोई प्लेनेट दिख रहा है और आप कंफ्यूज हो उस प्लेनेट के प्रेडिक्शन को लेके, गो टू D20। एक लुक देनी है बस D20 को। लग्नेश देखो, और जिस प्लेनेट जो प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है कहाँ पे, D1 में, उस प्लेनेट की पोजीशन देखो और उसकी कंडीशन देखो, सिंपल समझ में आ जाएगा। वो आपको फॉरेन लैंड भेजेगा, वो आपको इन्वेस्टमेंट देगा, या वो आपको प्रिजन में भेजेगा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके। सो बताने का मतलब आपका जो D20 है वो उसमें से भी 12th हाउस में से भी कौन सी चीजों को इंडिकेट करता है? स्पिरिचुअलिटी को और साधना को, मतलब मोक्ष की चीजों को, क्योंकि 12th हाउस जो है वो मोक्ष को भी दिखाता है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि 12th हाउस में अगर प्लेनेट है तो वो आपको जेल ही देगा, मोक्ष भी तो दे सकता है। अब उसमें से स्पेसिफिकली मोक्ष देगा या और कोई चीज देगा, ये आपको D20 से पूरी क्लियर हो जाएगी। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैं कुछ साधनाएं कर रहा हूँ, कुछ पूजा पाठ कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मुझे गुरु नहीं है मेरे पास, मुझे गुरु कब मिलेंगे? होते हैं ऐसे सवाल। आपको आंसर मिलेगा D20 से। ओके। आप कोई साधना कर रहे हो, उस साधना का फल कहाँ से आएगा, वो साधना सक्सेस होगी या नहीं होगी? D20। ओके। जी सर। आपका एग्जैक्ट स्पिरिचुअल पाथ कौन सा होगा? नो, एग्जैक्ट स्पिरिचुअल का क्या मतलब होता है सर? स्पिरिचुअल तो स्पिरिचुअल होता है, हमने से भगवान को नमन किया, हमने भगवान का नाम लिया, हो गया। देखो मैंने 3 गुण बताए थे आपको, सत्व, रज, तम। रज को रजस भी कहते हैं और तम को तमस भी कहते हैं, सत्व को सात्विक भी कहते हैं। ये प्रकृति के 3 नियम है और इसी हिसाब से, इनके मिक्सचर के हिसाब से इंसान बना हुआ है। जैसे 10% अगर किसी का सत्व है, 50% किसी का राजसिक है, एंड 40% का वो किसी के अंदर तमस है, तो इस व्यक्ति के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट ज्यादा है? राजस। रजस। इसका मतलब ये है कि इसका जो राजसी मतलब राजाओं के जैसा जीने, भोग वृत्ति जिसे हम कहते हैं, उसकी तरफ रुझान ज्यादा रहेगा। और ये हमें कौन से प्लेनेट बताएंगे? ओके। जी सर। अगर मान के चलिए किसी के अंदर तमस 80% है, रजस 10% है, और सात्विक तो 10% ही है, किसकी किसकी अधिकता है? तमस की। राहु की। राहु। तमस की अधिकता है, मतलब राहु की इंडिकेशन है। ऐसी केस में वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भोग की तरफ जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। होते हैं ना कुछ लोग कि घर बर्बाद हो रहा है लेकिन हमें बस दारू पीनी है, ड्रग्स लेनी है। समझ रहे हो मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ?
उस केस में उस व्यक्ति का क्या बढ़ा हुआ है? तमस। ऐसे केस में आप कुंडली देख के कोई मतलब नहीं है। ऐसे केस में इसका खान पान इंपॉर्टेंट है आपको कंट्रोल करना। इसीलिए मैं जो कहता हूँ ना कि नॉनवेज मत खाया करो, या नॉनवेज इज नॉट गुड, क्योंकि नॉनवेज से तमस एकदम से एक्सप्लोड होता है, और सात्विक जो है, सात्विकता जो है वो एकदम डाउन हो जाती है। ठीक है, एनीवे, बाद में अगर सात्विकता मान के चलो 90% है, ये 5% है, ये 5% है, कौन से प्लैनेट्स है जो सात्विकता को बढ़ाएंगे? गुरु और केतु। अच्छा, बुध भी। ओके। जी सर। आपने शुक्र क्यों नहीं लिखा है? शुक्र भी तो सात्विक में आता है। नहीं, शुक्र सात्विक में नहीं आता, शुक्र राजसिक में आता है। ओके, सारे तो हो गए, फिर चंद्रमा किस में आएगा? चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो इन सब प्लैनेट के, 8 प्लैनेट के मिक्सचर पे बनता है। मन, अगर आपके अंदर राहु का कंटेंट ज्यादा है तो आपका मन इधर ही रहेगा। आपके अंदर अगर रजगुण का कंटेंट ज्यादा है तो आपका मन यहाँ पे रहेगा। आपके अंदर सत्वगुण का कंटेंट ज्यादा है तो आपका मन यहाँ पे रहेगा। ये समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूँ? जी सर। इसको, चंद्रमा को कोई फिक्स प्लेसमेंट नहीं है। नाउ ये समझ में आ गया, रज सत्व एंड तमस गुण। जी सर। अब उसी तरीके से, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, अब इसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। पहले तो आपको ये सवाल जब भी आता है कि मेरी साधनाएं सफल होगी या नहीं, आपका खान पान कैसा है? मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं अंडा खा लेता हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके का वेजिटेरियन हूँ कि मैं सिर्फ अंडा खा लेता हूँ, और मैं वेजिटेरियन कहलाता हूँ अपने आप को। तो आपको आंसर मिल गया कि इसके लिए सात्विक साधनाएं काम नहीं करने वाली, क्योंकि उसकी बॉडी में सात्विक ऊर्जा जब आएगी तब उसकी बॉडी उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए बॉडी की जो लेवल चाहिए वो है ही नहीं। बॉडी की मतलब किसकी? स्थूल शरीर की। अगर स्थूल शरीर ही होल्ड नहीं कर पा रहा है तो सूक्ष्म शरीर क्या होल्ड कर पाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर स्थूल शरीर नहीं होल्ड कर पा रहा है तो सूक्ष्म शरीर क्या ही होल्ड कर पाएगा? क्योंकि चीजें जो बाहर से हम इन्वोक करते हैं, जैसे साधना के मार्फत हम किसी चीज को अगर किसी तपस्या को अगर हम करते हैं, साधना करते हैं, किसी डीटी का अगर हम पे ब्लेजिंग आता है, उसकी ऊर्जा हमारे पास आती है, तो वो हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक, और सूक्ष्म शरीर से अगेन स्थूल शरीर तक ये प्रवाह करती है, और तब जाके हमें वो ऊर्जा का महसूस होता है। मन के अंदर प्रसन्नता आना, मन के अंदर उग्र देवता की पूजा करने के बाद में उस वो शक्ति आना, मन के अंदर ज्ञान के देवता का ये करने के बाद में एक रिलैक्सेशन फील होना। जैसे ब्रह्मदेव की पूजा करेंगे, ज्ञानवर्धन शुरू हो जाएगा। सूर्य की पूजा करेंगे, तेज आएगा। महाकाल की पूजा करेंगे, रोमांच आना शुरू होगा। राइट? काल भैरव जी की पूजा करेंगे, उस तरीके से चीजें उनके स्वभाव के अनुसार चीजें आती है। लेकिन अगर आपका शरीर उस लेवल पे नहीं है, जैसे आप दिन दहाड़े नॉनवेज खा रहे हो, मस्त दबा के अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, और आप कह रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया कल्याण आपका। ओके। सात्विक देवता का जब आप अनुष्ठान कर रहे हो, और उसके बाद में अगर आपकी शरीर उस लेवल पे नहीं है, आपकी पूजा पाठ फल नहीं दे पाएगी। तो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो इतनी पूजा किया, मेरा भरोसा उठ गया भगवान से, भगवान मेरा सुनता नहीं। अरे, थोड़ा अंदर भी झांक लो। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको ये समझनी है चीजें। और ये समझाता कौन है? D20 चार्ट, कि उस व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर साधना फेवर करेगी या नहीं, उसके लिए कौन सी साधना सही रहेगी। उसके लिए शिव जी की साधना ठीक है, या माता पार्वती की साधना ठीक है, मतलब शिव आगम ठीक है, या शाक्त आगम ठीक है, या वैष्णव पद्धति से उसने आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि इसका चुनाव कोई भी कर सकता है, आप शिव आगम पे जाओ, शाक्त आगम पे जाओ, या वैष्णव आगम पे जाओ, लेकिन आपको वो नियमों का पालन करना है। फिर आप कहेंगे कि मैं कान्हा का मंत्र जाप करता हूँ और मैं नियमों का पालन नहीं करता, भाई साहब मत करो। क्योंकि एक टाइम के बाद में आप ऐसा बोलोगे कि यार ये चीज होती भी है या नहीं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाओगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो।
और जरूरी नहीं कि आपको वैसा गुरु मिले बताने वाला, जरूरी नहीं है। हम बहुत लकी है कि हमारे पास में श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे गुरु आजकल आज की डेट में मिले हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले और आगे की कुछ जनरेशन पता नहीं क्या होगा। जी सर। ओके, सो D20 आपको बताता है क्या है क्या नहीं है। देन इंडिकेटर डिवाइन प्रोटेक्शन, कोई अगर किसी के ऊपर तंत्र कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है या नहीं, वो कवच है या नहीं उसके साथ में, पूर्व जन्म से उसने जो भी पूजा पाठ की है उसका, उस डीटी का वो कवच आपके साथ में है या नहीं, आपका प्रोटेक्शन आपके साथ में है या नहीं, प्रोटेक्टिव शील्ड आपके साथ है या नहीं, वो दिखाएगा आपका D20। पास्ट लाइफ में आपने जो भी डीटी की साधना की है इस लाइफ में तो भूल गए हैं, पास्ट लाइफ में कर ली हमने काल भैरव की साधना समृद्ध, और काल भैरव की साधना की वजह से मिल गया हमको पंचम में केतु नीतीश, लेकिन अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता काल भैरव जी के बारे में, भूल गए। लेकिन हमें उस डीटी को देख के एक अलग सा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सुप्त अवस्था में हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, दैट इज द रीजन ये हो रहा है। और जब आप पूजा पाठ में रहो ना रहो, लेकिन आप जब संकट में रहते हो, क्योंकि आप तो भूल जाते हो, ये डीटी नहीं भूलते, ये डीटी आपको बराबर उसी टाइम पे हेल्प करते हैं। ओके, और वो कौन से डीटी की हेल्प मिलेगी आपको ऐसे टाइम पे, ये बताएगा D20। ये समझ में आया या नहीं? जी सर, सर आया। जी सर। किस टाइप के मंत्र से आपको सिद्धि मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? आपके गुरु आपसे, आपको गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप गुरु का ब्लेसिंग ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? कर्ण, दुनिया भर की सेवा की, अंत में क्या मिला? एक छोटी सी गलती से श्राप खत्म। ओके, सो ये सारी चीजें थी D20 को लेके। इसमें किसी को कोई डाउट है पूछिए। सर डाउट नहीं है, आपने जो स्टेप बताए थे और हम उसको हम्म फॉलो करें वो तो ठीक लिखेगा। मान लीजिए हमारे लगन में 2 प्लेनेट आ जाते हैं, हम्म तो फिर उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि किसको कंसिडर करेंगे कार्मिक उसमें। देखो ये पार्ट जो है ना, ये बेसिकली इसमें आएगा, जो ग्रहों की युति आती है ना, उस जी युति के पोर्शन में हम सीखेंगे कि कुंडली में अगर मल्टीपल प्लैनेट है, जैसे किसी की कुंडली में 2 प्लैनेट एक साथ हो सकते हैं, किसी की कुंडली में, किसी भी घर में आप लग्न की बात करो, ये किसी भी घर में हो सकता है, 2 प्लैनेट एक साथ हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में 2022 नहीं 2015 में एंड 2021 में या 2022 में, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, 8 प्लैनेट एक साथ थे, एक घर में, एक एक हाउस ही में। घर में, एक ही घर में, राइट। अभी थोड़े टाइम पहले भी 6 से 7 प्लैनेट साथ में थे। तो उस टाइम पे उनका प्रेडिक्शन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये जो पार्ट है ना, ये हम ग्रहों की जब युति पढ़ेंगे ये जी उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक। अभी फिलहाल में आप उतना समझिए, क्योंकि अगेन मुझे भी लिमिटेशन है पढ़ाने में और आपको भी लिमिटेशन है पढ़ने में, बट मैं चीजें कवर सारी कर लूंगा। अभी आपको जितना मैं समझा रहा हूँ उसको प्लीज प्रॉपरली समझिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। जी ओके, ठीक है जी, आज रुकते हैं यहाँ पे। जितना भी हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम आज स्टॉप करते हैं यहाँ पे, आज के लिए रुक जाते हैं। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। ओके, शुभ रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर।